स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नोविक्सा एकेडमी। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है जियोग्राफी का, जिसका नाम है भारत का आकार और स्थिति। ये हमारे जियोग्राफी का पहला चैप्टर है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें हमारे भारत के आकार और स्थिति के बारे में पूरा डिटेल में जिसमें हम जानेंगे और बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से, जिससे आपको सब कुछ इसी क्लास में याद हो जाएगा। इसलिए बच्चों, लास्ट तक हमारी वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको ऐसा ना हो कि कोई भी जानकारी ना मिल सके। तो चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको क्या पता है कि भारत हमारा कौन से गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध में छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि हमारा भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो आपको ये पता होगा कि हमारा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप में कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, ये सुनने में थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा। सही है, मैं अभी आपको गोलार्ध क्या है भाई, उत्तरी गोलार्ध में क्यों कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों कहा जाता है, इसका मैं आज आपको पूरा डिटेल में और एक एक पॉइंट को एकदम आसान तरीके से समझाऊंगी, जिससे आपको ये वीडियो देखने के बाद केवल एक बार रिवीजन करने के बाद आपको भूलेगा नहीं। सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं। पहले आप ये जानिए कि उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रही हमारी पृथ्वी, ओके, ये है हमारी पृथ्वी जो कि ओवल शेप में है। तो ऐसे मान लीजिए, अब इधर से आपको पता होगा कि एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसको क्या कहते हैं, जो कि 0 डिग्री से होकर जाती है, 0 डिग्री से, ओके, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि मेरे बच्चे ज्यादा स्मार्ट है, ये मुझे पता है। तो इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। तो बच्चों, भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक इमेजिनरी लाइन है, सिर्फ ऐसी कोई रेखा नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया है कैलकुलेशन करने के लिए जियोग्राफी की। तो बच्चों, ये मान लीजिए हमारी भूमध्य रेखा हो गई। अब देखिए, भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाला पार्ट होगा, यानी ये जो पार्ट है भूमध्य रेखा का, यानी कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ओके। तो भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाला भाग रहेगा उसी को बोला जाएगा उत्तरी गोलार्ध। क्यों? क्योंकि ये उत्तर दिशा में है, बस, और कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये उत्तर में है ये पार्ट। यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर जितनी कंट्रीज या जितने देश होंगे उन्हें उत्तरी गोलार्ध में कहा जाएगा। आप लोग समझ गए? ठीक। अब भूमध्य रेखा के नीचे जितने देश होंगे उन्हें दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाएगा। अब आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ, उसके बाद आगे चलती हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया कि भारत को उत्तरी गोलार्ध में ही है, ये क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले भारत हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ओके, उत्तरी गोलार्ध में। आप ये सब पॉइंट्स जो मैं लिखवा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप लोग इसे कॉपी पेन लेके बैठेंगे साथ में तो ज्यादा बेटर रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको तो ये समझ में ही आ गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों कहते हैं, स्थित है। सबसे पहले हम स्थिति पढ़ रहे हो, ओके, भारत की स्थिति। आप लोग ये पहले पॉइंट डाल लेना, मैं भूल गई थी। हम लोग पहले भारत की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। तो स्थिति भारत के हम जानेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट जो हमारा हो गया, भारत जो है हमारा वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब दूसरी बात क्या है, हमारा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में, ओके, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और बच्चों अगर देखा जाए तो, हाँ, तो बच्चों इसके मुख्य भूभाग की बात। अब मुख्य भूभाग क्या है ये बात भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ हिंदी ऐसे होते हैं हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते। अब मुख्य भूभाग क्या है, यानी कि जो भारत का ये जो पूरा भाग, यानी कि कितनी क्षेत्रफल में हमारा भारत, कितने लॉन्गिट्यूड में,
कितने लैटिट्यूड में फैला हुआ, कितने अक्षांश देशांतर, मतलब कितना जगह लिया होगा ये पूरा, वही हो गया हमारा मुख्य भूभाग। एकदम इजी वे में समझिए, ये हमारा मुख्य भूभाग हो गया। अब हमारे जो भारत का मुख्य भूभाग है इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं इसको लिखवाते चलती हूँ। आप लोग इसे जब अपने नोट्स में लिख लेंगे तो फिर रिवाइज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इस चैप्टर में बस आप लोग पढ़ाई करते हैं तो बस जानकारी जैसे एक एक पॉइंट्स करके उसे पढ़ा करिए, जिससे याद करने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है। ओके, तो मैं इसको भी पॉइंट के रूप में लिखवा देती हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाए। तो चलिए बच्चों लिखते हैं, जो भारत का मुख्य भूभाग है, भारत का मुख्य भूभाग, मुख्य भूभाग, भूभाग सबसे पहले 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अभी मैं पहले इसे लिख लेती हूँ, फिर आपको इसे भी समझा दूंगी, जिससे आपको समझने में बिल्कुल कठिनाई ना हो। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ओके बच्चों, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे भी लिखवा दिया है, आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही ज्यादा जैसे डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये क्या आखिर में लिखा है। सबसे पहले बच्चों आपको मुख्य भूभाग का मैंने मतलब बताया। ओके, मुख्य भूभाग क्या, यानी कि भारत का कितना क्षेत्रफल, मतलब कितने दूरी में बसा हुआ, यही मुख्य भूभाग है उसका। तो भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इधर देखो ऐसे हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई हमारी, मान लो भारत हमारा यहाँ पे है। ओके, हमारा भारत यहाँ पे है, तो आपको पता है कि हमारा भारत पहली बात एशिया महाद्वीप में स्थित है, और दूसरी बात ये उत्तर उत्तर पूर्व, ये उत्तर हो गया नॉर्थ, उत्तर पूर्व यानी ईस्ट, उत्तर पूर्व में है या कि नहीं। अगर मान लो हमारा भारत यहाँ होता तो उत्तर पश्चिम में कहा जाता ना, लेकिन हमारा भारत यहाँ है नहीं। सौभाग्य की बात है कि हमारा भारत यहाँ है, इसलिए इसको उत्तर पूर्व में कहा जाता है। इसी हिसाब से उसकी अक्षांशीय रेखा देशांतरी रेखा को ध्यान में रखते हुए देखो, अक्षांशीय रेखा, अक्षांश में कितना दूर है, मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ये ऊपर वाला भाग कितना ऊपर है। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, केवल 37, जैसे मान लीजिए ये 8 डिग्री 4 मिनट है और ये 37 डिग्री 6 मिनट है, ये बस ये उत्तर वाला हो गया। अब पूरब कितना है, कितना पूरब है हमारा भारत, ये बात 68 डिग्री, इधर से देखिए 68 डिग्री, सॉरी इधर से देख लीजिए, जैसे अब मैं इधर समझा देती हूँ, एक मिनट। जैसे ये देखिए हमारा भारत का नक्शा है ना, जैसे मान लीजिए पृथ्वी में हमारे है, तो जैसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, यानी ऊपर कितना है, क्योंकि ये तो वैसे ही भूमध्य रेखा के ऊपर है, ये 0 डिग्री। ओके, भूमध्य रेखा के ऊपर है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, उत्तर तक। ओके, और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि हमारा जो भारत है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दूसरा एशिया महाद्वीप में है, तीसरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। जैसे वैसे तो हम लोग कह देते हैं, लेकिन उत्तर और पूर्वी, उत्तर और पूरब दोनों में है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम लोग कहा जाता है। इसीलिए मैं बताई ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तर तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। आपको ये बात पूरा क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब बच्चों आपको पता है कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये रहा हमारा ईस्ट और ये रहा हमारा वेस्ट। ओके, तो अब हमारे भारत में, जैसे पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ, अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने देखा पढ़ा होगा कि हमारे भारत के ये दक्षिण पूर्व, ये हमारा दक्षिण यानी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में
हमारा क्या है, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है ना हमारे भारत के साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। आप सभी को पता होगा, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साउथ ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है और उसी बंगाल की खाड़ी में हमारा प्यारा सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है। ये देखिए छोटा है, बहुत छोटा है, भारत मतलब भारत के मुख्य भूभाग में के अपेक्षा में बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन हमारे भारत की आर्थिक स्थिति और जियोग्राफिकल रूप से भी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा अंडमान और निकोबार। तो देखिए ये रहा हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओके, निकोबार द्वीप समूह हमारे बंगाल की खाड़ी में, समझ गए आप, साउथ ईस्ट में बंगाल की खाड़ी और उसी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक मेन पॉइंट अंडमान निकोबार के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा कि अंडमान निकोबार पे ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी स्थित है। आप लोग सोचते होंगे कि भारत का दक्षिणी बिंदु आई थिंक यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पे कन्याकुमारी, समझ रहे हैं ना, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी को ही आप लोग सोच लेते होंगे कि सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, जिसका नाम है, मैं इधर लिख देती हूँ, आप लोग इंदिरा पॉइंट, इधर जगह नहीं है, चलिए मैं इधर लिख देती हूँ, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ओके, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, क्या नाम बच्चों कमेंट में बताइएगा अगर आपको पहले से पता है तो। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ओके वेरी गुड, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ओके। और इंदिरा पॉइंट के बारे में एक खास बात आपको और भी पता होगी कि 2004, मेरे ख्याल से आप लोग पैदा नहीं हुए रहे होंगे तब, 2004 में आई सुनामी, सुना तो जरूर होगा, लेकिन 2004 में जो सुनामी आई थी बंगाल की खाड़ी में, उसकी वजह से जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे इंदिरा पॉइंट है ये डूब गया था, पता है ना आपको। हाँ तो ये जानकारी भी आप लोग अपने पास रखिएगा। और ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ तो बच्चों एक चीज और मैं इसमें छूट रहा है, भारत की स्थिति में एक चीज अभी और छूट रहा है, क्या आपको पता है क्या छूट रहा है, एक चीज और देखो, भारत में इधर साइड क्या है, भारत के दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट, ओके, भारत के दक्षिण पश्चिम में हमारा है अरब सागर, ओके, अरब सागर, ये तो आप सभी को पता होगा भाई, अरब सागर। और इसी में है हमारा प्यारा सा लक्षद्वीप जो हमारे भारत का ही हिस्सा है, ये बात आप लोग बिल्कुल जानिए, क्योंकि आप लोग बिना वीजा पासपोर्ट बनवाए वहां जा सकते हैं, इसलिए अब की बार गर्मी की छुट्टी में वहां जाने का प्लान बनाइए, लेकिन पहले पढ़ लीजिए अरब सागर। अरब सागर में है हमारा लक्षद्वीप, ओके, हम लोग इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि हमारे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है भाई, हम अपना जमीन कैसे छोड़ सकते हैं, ये बात भी याद रखिएगा, हमारा यहाँ भी जमीन है, यही नहीं है बस इधर भी है अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में लक्षद्वीप, समझ रहे हैं ना आप लोग, ओके, इतना हो गया हमारा। तो हमने ये लिख दिया, मैं ये भी लिख देती हूँ वरना पता लगा आपको भूल गया, तो ये सब पॉइंट्स लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है बच्चा, अंडमान, अंडमान और निकोबार, और
निकोबार द्वीप समूह। ठीक, और एक चीज और, अरब सागर, ये भी लिख देती हूँ मैं, इससे आप लोगों को लिखने में आसानी हो जाए। पॉइंट वाइज मिल जाएगा तो आप लोग आराम से लिख लेंगे, क्योंकि छापने में आप लोग तेज हैं ही। अरब सागर में लक्षद्वीप, में लक्षद्वीप नहीं, अरब सागर में लक्षद्वीप है। ओके, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है हमारा। हाँ, इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि ये हमारा है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। इतना आप लोग पॉइंट, सभी पॉइंट वाइज मैंने लिख दिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी भारत की स्थिति में। आई थिंक मैंने सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब मैं फटाफट इसका क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। पहले भारत की स्थिति देखो, मैंने क्या बताया, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, एशिया महाद्वीप में स्थित है। तीसरा, भारत का जो मुख्य भूभाग है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। ये पॉइंट एकदम ध्यान में रखिएगा, ओके, क्योंकि आपको आगे भी काम देगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये बेटा इसको जरूर याद रखिए, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 में डूबा भी था। ये बात याद रखिए, 2004 में डूब गया था। हाँ, तो इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करके पता कर लीजिएगा, नहीं पता होगा तो। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में डूब गया था। और आता है हमारा तो ये साउथ ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, जिसमें है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और फिर आता है अरब सागर, अरब सागर में है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भाई बहुत ही सुंदर सा आइसलैंड है, जहाँ पे जाना हम भारतीयों का जरूर सपना रहता है। हम भी कभी जाएंगे, लेकिन आप लोग अब की बार गर्मी में जरूर प्लान बनाइएगा जाने का। ओके, अब बच्चों हम लोग भारत के आकार, लेकिन एक चीज और, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये भी पता कर लीजिए। जो भारत, जैसे भारत का दक्षिणी बिंदु तो आपको पता चल गया, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर तो है नहीं भाई, चीन में मत चले जाना जमीन लेने, वरना गड़बड़ हो जाएगी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है हमारा इंदिरा कॉल, लद्दाख लेह में स्थित है इंदिरा कॉल। ये चीज भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके बच्चा, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, लेकिन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे भारत का आकार, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं भारत के आकार, जो हमारा दूसरा टॉपिक, क्योंकि हमारा चैप्टर शुरू करते ही पता चलता है कि भारत का आकार और स्थिति, इन दो चीजों के बारे में हमें भारत में जानना है। इन दो चीजों के बारे में ही तो सबसे पहले तो स्थिति तो हम जान ही चुके हैं भारत की कौन सी स्थिति में है, और अब हम भारत के आकार के बारे में जानने वाले हैं। तो बच्चों, हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारा जो भारत का आकार है, देखिए आप लोग भारत का ये जो मेरा मैप देख रहे हैं, भारत के मैप में देखिए तो भारत वैसे थोड़ा त्रिभुजाकार आपको नहीं दिख रहा है, जैसे ट्राइगो त्रिभुजाकार। ओके, हमारा जो भारत है थोड़ा त्रिभुजाकार में है। और अगर भारत का मुख्य, जैसे भारत का जो भूभाग है उसका कुल क्षेत्रफल देखा जाए कि हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है, यानी कितनी बड़ी जमीन है, कितना ज्यादा उसका क्षेत्रफल है। तो अगर भारत के कुल क्षेत्रफल, मुख्य भूभाग का अगर भारत के पूरा क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है अगर ये बात की जाए तो हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, तो भारत का पूरा क्षेत्रफल आप लोग देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा भारत नहीं, बहुत बड़ा भारत है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतनी बड़ी जमीन होते हुए भी हमें रहने के लिए जगह कम पड़ जाता है, क्यों? अब भाई जनसंख्या भी तो इतनी ज्यादा है। हाँ? अब पहले ये देखिए, जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा? नंबर 2 पॉइंट पे लिखिए, भारत जो है हमारा विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है।
7वां सबसे बड़ा देश है। ओके, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। किस चीज में? क्षेत्रफल में। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वें नंबर पे। उससे ऊपर भी 6 बड़े देश है। और पहले नंबर पे सबसे बड़ा देश कौन सा है ये आप कमेंट में बताइए। हम भी तो देखें हमारे स्टूडेंट कितने तेज हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि भारत की स्थल सीमा कितनी है। स्थल सीमा क्या है भाई? इतना कठिन हिंदी पूछ लिया। ठीक है, स्थल सीमा क्या है? स्थल यानी कि हमारी भूमि, हमारी जमीन कितनी है, यानी कि ऐसा जमीन, ऐसी भूमि हमारी जो जल से ना लगता हो। स्थल सीमा कितना है? तो हमारे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ तक अगर जैसे मान लीजिए अगर एक अनुमान लगा के बात किया जाए तो इधर तो हमारा अरब सागर, क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी ये सब स्थित है। तो ये स्थल सीमा नहीं हुई, ये हमारी तट सीमा हो जाए, क्योंकि यहाँ से तटीय क्षेत्र है ना, ये सब जल से लग रहे हैं। ये सब जो क्षेत्र है हमारे, जैसे ये हो गए, ये तटीय सीमा हो। स्थल सीमा कौन कौन से होंगे? ये सब, जैसे इधर हमारा पाकिस्तान पड़ोसी जो है हमारा, और इधर रहा हमारा चाइना, इधर भूटान, इधर म्यांमार, इधर क्या बोलते हैं उसका, बांग्लादेश, और ये रहा हमारा श्रीलंका। लेकिन स्थल सीमा से नहीं लगता, बांग्लादेश से लगता है, म्यांमार से लगता है, और क्या बोलते हैं इधर चीन से लगता है, और पाकिस्तान से लगता है, और ऐसे एक आध दो देश और है जैसे भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे देश हैं। जैसे स्थल सीमा यानी कि जमीनी क्षेत्र कौन कौन से देश से जैसे देशों से लगते हैं तो हमारी स्थल सीमा होगी। लेकिन जब जल से लगने लगेगा तो वो हमारी तट सीमा हो जाएगी। ओके, तो अब हम लोग बच्चों भारत के स्थल सीमा की बात करें अगर, तो भारत की जो स्थल सीमा है, ये अगर ये मैं पूरा देखूं, ऐसे मान लीजिए ये इस तरह से भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा मैं छोटे में लिख लेती हूँ, आप लोग बड़े में लिख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को लिखना ज्यादा जरूरी है। भारत की जो स्थल सीमा है, भारत की जो स्थल सीमा है बच्चों, वो 15,200 किलोमीटर है। ओके, भारत की जो देख रहे हैं ना आप लोग स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और जो भारत की तटीय सीमा है, क्योंकि भारत का जो स्थल सीमा है उसकी अपेक्षा में जो भारत की तटीय सीमा है वो ज्यादा है। कैसे? क्योंकि इधर का क्षेत्रफल, इधर का, और ये हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनको भी तो लिया जाएगा, ये भी तो भारत के ही हैं। ओके, हाँ, तो बच्चों भारत के स्थल सीमा की बात हो गई है। अब भारत की तटीय सीमा की बात हो रही थी ना, तो भारत की जो तटीय सीमा है यानी कि जो जल से लग रहा है, भारत का वो कौन कौन सा भाग है जो जल से लग रहा है, वो कितना क्षेत्रफल है आखिर में? तो वो है हमारा 75, एक मिनट में लिख देती हूँ। भारत की जो तटीय सीमा है नंबर 4 पे, भारत की जो तटीय सीमा है, कौन सी? तटीय सीमा 75,016.6 किलोमीटर। ओके, भारत का जो तटीय सीमा है ये 75,016.6। आप लोग सोच रहे होंगे ये कुछ ज्यादा है इसकी अपेक्षा में, जबकि आधा आधा ही लगभग लग रहा है, लेकिन नहीं, ये जो तटीय सीमा है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन सभी को लेके लिया गया है ना, क्योंकि ये भी तो हमारे भारत का हिस्सा है और वो तट से लग रहा है, इसलिए तटीय सीमा में इसको भी जोड़ा जाएगा। इसकी स्थलीय सीमा नहीं है क्योंकि ये स्थल से नहीं लग रहा है किसी देश से, लेकिन तट से तो लग रहा है, इसलिए हमारा तटीय सीमा तो जोड़ा ही जाएगा। इसलिए 75,016.6 किलोमीटर हमारी तटीय सीमा है। ओके, अब आप लोग देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि भारत के उत्तर, सबसे पहले मैं उत्तर में आ गई, उत्तर पूर्व, पूर्व चली गई, उत्तर पश्चिम, पश्चिम में आ गई। किसकी बात हो रही है? उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में क्या है हमारे? अरे भाई हिमालय है हमारा, इतना बड़ा हिमालय
खड़ा है सदियों से। हाँ, तो जो हमारा हिमालय है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सालों साल से चल रहा है। ठीक है, सालों साल से तो चल रहा है, लेकिन बहुत सालों से नहीं चल रहा है, इसीलिए इसको नवीन वलित पर्वत कहते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसीलिए बच्चा इसको क्या कहते हैं, नवीन वलित पर्वत। भारत के उत्तर पूर्व में है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हिमालय जो है, जो भारत के ताज के रूप में काम करता है, भारत के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में इस प्रकार से एक कर्व बनाता है हमारा हिमालय, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद समझाती हूँ। भारत के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है, हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। क्यों? क्योंकि वो हमेशा खड़ा रहता है हर स्थिति में, हिमालय। लेकिन इसको और क्या कहते हैं, नवीन वलित पर्वत। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा नया नाम निकल के आ गया इसका, नवीन वलित पर्वत। ओके, ये इसकी समझ लीजिए कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में। इसको नवीन वलित पर्वत या यंग माउंटेन भी कहते हैं। क्यों? आप लोगों ने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, हिमालय की जो ऊंचाई है 8,800 कितना है, जरा कमेंट में बताइए तो। ठीक है, हिमालय की जो ऊंचाई है, ठीक है मैं बता देती हूँ, 8,848 किलोमीटर है। लेकिन आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि रोज बढ़ रहा है, हिमालय रोज बढ़ रहा है, लगातार वो ऊंचा हो रहा है। इसके बारे में सुना कि नहीं आप लोगों ने? इसीलिए इसको नवीन वलित पर्वत कहते हैं। और उससे खास बात, इसको यंग माउंटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा लगातार वो बढ़ रहा है। और दूसरी बात, नवीन, नवीन मतलब क्या होता है, नया, नए कपड़े दिला दो। अब आप लोग नवीन तो कह नहीं सकते भाई, आप लोग तो जल्दी में रहते हो नए। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा शुद्ध हो जाएगा ना, आप लोगों से पचेगा नहीं। नवीन वलित पर्वत, नवीन मतलब नया होता है बस, और कुछ नहीं। वलित यानी कि फोल्डिंग, फोल्ड से बना है। जैसे ऐसे जो हमारी प्लेट्स होती हैं, आगे मैं बताऊंगी आपको दूसरे चैप्टर में, जो ऐसे टकरा जाती हैं तो एक उठ जाती है, एक नीचे, उसके नीचे आ जाती है, तो वलित हो जाती है, तो एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा हिमालय है वो भी बना है, इसीलिए इसको नवीन वलित पर्वत कहते हैं। क्योंकि और जो सब माउंटेन्स हैं वो सब बहुत पहले, हमारा अरावली देख लीजिए, बहुत ही पुराना, मतलब कि बहुत ज्यादा पुराना पर्वत है हिमालय की अपेक्षा में, बहुत पहले बन चुका था हमारा अरावली। लेकिन ये हमारा हिमालय जल्दी में ही बना है, लेकिन बहुत ही, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालय का ही है। ये तो आपको पता ही होगा भाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, समझ रहे हैं ना? ये तो आपके भाई जवान पे एकदम रटा होगा, कोई भी पूछ लिया एकदम कॉन्फिडेंस में, 8,848 किलोमीटर। अरे माउंट एवरेस्ट अपना है, ठीक है, लेकिन अपने भारत में नहीं है वो, ये भी पता कर लीजिए। ठीक, नवीन वलित पर्वत है। और बच्चा हम लोग नवीन वलित, ये बात तो हो गई हमारी। और एक, हाँ तो बच्चों इसके और एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो दक्षिण का भूभाग है, आप लोग देख रहे होंगे, जो हमारा भारत का इतना प्यारा सा नक्शा निकल के आता है, कितना प्यारा है वैसे अगर देखा जाए हमारे भारत का जो नक्शा है, और सभी देश की अपेक्षा। भाई हम लोग इंडियन हैं तो प्यार तो होगा ही अपने देश से, लेकिन वो नहीं, एक अंदर से जो आवाज आती है कितना प्यारा है इसका नक्शा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो भारत का जो दक्षिणी, ये दक्षिणी बिंदु है ना, साउथ, ओ माय गॉड, आप लोग सोच रहे होंगे कुछ ज्यादा ही लीपापोती हो गई इसमें। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे, चश्मा लगा के भी नहीं दिखता नहीं तो। एक मिनट, मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो भारत का जो बच्चा सबसे दक्षिणी बिंदु है, आप लोग देख रहे होंगे, ये दक्षिण वाला जो भाग है, भारत का जो दक्षिणी भूभाग है, वो उत्तर में। अब
दक्षिण की बात की जाए तो भाई उत्तर में थोड़ी ले जाओगे, भारत के दक्षिण की बात मतलब यहीं से शुरू होगा ना। भारत का जो दक्षिणी भूभाग है वो उत्तर में देखो उत्तर में चौड़ा है कि नहीं, यहाँ पे इतना तो यहाँ पे इतना, चौड़ा है या नहीं। भारत का जो दक्षिणी भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा, लेकिन 22 डिग्री से सकरा हो गया है। ओके, 22 डिग्री से सकरा हो गया है। और तो और एक चीज और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा कि हमारे भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है। बहुत ही अच्छी बात है और इसे जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपको पता है? अगर पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो लेकिन मैं तो बताऊंगी भाई। तो भारत से हमारे जो एक रेखा होकर गुजरती है उसका नाम है, रेखा नहीं, उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, ओके, जो कि 23.5 डिग्री 30 मिनट 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, जो भारत को लगभग, पूरा नहीं, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे लगभग बीचों बीच से जाती है ना, इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि भारत को ये लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब 2 बराबर भागों में बांटती है तो कर्क रेखा की एक खासियत यह भी है, हमारे भारत का जो मतलब कि जलवायु है उसको 2 भागों में बांट देती है ये, आपको पता है ना। इसीलिए देखो हमारे भारत का जो ऊपर का यानी कि जो नॉर्थ का हिस्सा है वो हल्का ठंडा रहता है और जो साउथ का हिस्सा है वो काफी गर्म रहता है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस कर्क रेखा की वजह से। समझ रहे हैं आप लोग? सिर्फ इस कर्क रेखा की वजह से हमारे भारत का जो उत्तर का भाग है वो ठंडा रहता है और नीचे का भाग लगभग ज्यादा ही गर्म रहता है। ये हो गया। और एक पॉइंट और, इसको पहले मैं नोट कर दूं। हाँ तो बच्चों देखिए मैंने लिख दिया है कि हमारे भारत से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है कितने पे? 23.5 डिग्री से। और एक जानकारी और आपके लिए बता दें कि भारत से और कोई रेखा नहीं गुजरती है। जैसे कि हमारे पास कई रेखाएं हैं, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा, उसमें से सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरती है हमारे पास से। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और भारत का अगर बेटा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखा जाए तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ ये है क्या चीज आखिर में। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए भारत का, ओके, तो वो 30 डिग्री है। अब इसका मतलब आपको समझ में मेरे ख्याल से नहीं आ रहा होगा। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या है आखिर में। ठीक है, पहले आप यही समझ लीजिए। इसमें आपको पूरे डिटेल में समझाया जाएगा ताकि आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। मैं इसमें एक एक पॉइंट को चुन चुन के डालूंगी और लास्ट में आपको मैं 4-5 क्वेश्चंस भी दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आप लोग सच में पढ़ रहे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर बताएंगे। ओके, हाँ तो पहले आप लोग अक्षांश और देशांतर समझ लीजिए। जिन्हें पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो लोग समझ लें। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ओके, ये रही हमारी पृथ्वी हमारी थोड़ी छोटी है इसमें, लेकिन इतनी छोटी है नहीं। तो हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ से अगर मैं सबसे पहले अक्षांश की बात करूं कि देशांतर का, चलो अक्षांश की बात कर लेते। तो जो हमारे भारत से इस प्रकार से ये जैसे कुछ रेखाएं ऐसी ऐसी जाती हैं ना हमारे भारत से, ऐसे ऐसे, मतलब भारत से नहीं, पृथ्वी से हमारी मानी गई है जो ऐसी ऐसी रेखाओं में जो इस प्रकार से, रुकिए मैं आपको ये जो खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन को क्या बोलेंगे? देशांतरी रेखा। खड़ी मतलब देशांतरी, पड़ी मतलब अक्षांशी। ये शॉर्ट ट्रिक, इसे याद कर लीजिए, समझने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, ऐसे अगर खड़ी खड़ी लाइन है मतलब
देशांतरी, बड़ी लाइन है अक्षांशी। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें समझने के लिए, जो आप लोग समझ रहे हैं इतना दिमाग लगा के। ओके, अब मेरे ख्याल से आप लोग अक्षांश और देशांतर पूरा समझ गए होंगे। अब मैं इसको समझा दूं कि आखिर में 30 डिग्री कैसे है। तो बेटा देखो, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार जो 30 डिग्री मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, यानी कि हमारा भारत जो है, जैसे अब अक्षांशीय देशांतरी का विस्तार, तो अगर ऐसे ऐसे रेखा ऐसे, चलो मैं खींच ही देती हूँ, तो ऐसे भी क्लास खत्म ही होने वाली लगभग। अक्षांश, ये रहा हमारा अक्षांश, ओके, अक्षांशीय विस्तार हो गया, और ये रहा हमारा देशांतरी विस्तार। इस प्रकार से ऐसे रेखाएं जाती है ना, देशांतरी विस्तार, यही ये 30 डिग्री अक्षांशीय है और 30 डिग्री देशांतरी, बस इतना ही है। मतलब ऐसे अगर 10-10 डिग्री ऐसे मान लिया जाए तो ये सब मिला के 30 डिग्री होगा, ऐसा मान लीजिए। 30 डिग्री अक्षांश में है, 30 डिग्री देशांतर में है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और एक चीज, जो हमारे भारत का जो उत्तर और दक्षिण का जो विस्तार है, उत्तर और दक्षिण का विस्तार है, वो पूरब और पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा में ज्यादा है। हाँ, पूरब और पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा में ज्यादा है। ओके, हाँ तो बच्चों मैंने इसे इरेज कर दिया है। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें, हम लोग आइए देख लेते हैं। देखिए एक चीज, हमारे जो आप लोगों ने पहले ये सुना होगा कि पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है, फिर गुजरात में निकलता है। ऐसा क्यों? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलने में 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक, ऐसा क्यों? ऐसा होता था क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, सूर्य एक समय पर हर जगह पहुंच नहीं सकता, इसलिए हर देश में मानक यमुनोत्तर रेखा बनाई गई है, वहीं से हमारे समय को मापा जाता है। हमारे भारत की जो मानक यमुनोत्तर रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो ये देखिए हमारे भारत की जो मानक यमुनोत्तर रेखा, ये देखिए मैंने जो खींचा है, ये हमारे भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री, कितने से 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ओके, मैं इसे पहले नोट कर देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो जो भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा जो है वो 82.5, अरे मार्कर नहीं चल रहा है, 1 मिनट। हाँ, 82.5 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें छूट रहा था भारत के आकार में, बाकी और सब हमने जान ही लिया है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, जो भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा है कहाँ से होकर गुजरती है, कितने से 82.5 डिग्री से, और वो कहाँ से, जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, ओके, मिर्जापुर वालों के लिए खुशखबरी है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ओके, आप लोग समझ गए। अब हमारे पास एक टॉपिक सिर्फ इसमें और है, हम उसे पहले इसे इरेज करेंगे, उसके बाद उसे लिखेंगे भारत तथा विश्व। पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमने भारत की स्थिति के बारे में पूरा पढ़ लिया है और भारत के आकार के बारे में भी। अब एक टॉपिक हमारा है भारत तथा विश्व, यानी भारत का विश्व में क्या स्थिति है, ऐसा। भारत तथा
विश्व। ओके, तो बच्चों भारत तथा विश्व, अब हम लोग, मैं इसे पहले नोट डाउन कर देती हूँ तब आप लोगों को समझाती हूँ। तो चलिए, हाँ बच्चों, तो हमारा जो एक लास्ट टॉपिक छूटता है, बस इसमें यही एक लास्ट टॉपिक है, भारत तथा विश्व। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जान लेंगे, उसके बाद हमारा एक चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं जाते जाते आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन भी देके जाऊंगी, जो इस चैप्टर से रिलेटेड भी है और बहुत ही जानकारी भरा है। तो इसलिए आप लोग इसे देखें और कमेंट में उसका आंसर जरूर बताएं। सबसे पहले मैंने जो लिखा है आपको समझा देती हूँ। देखिए, भारत तथा विश्व में, ओके, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। इसका क्या मतलब है? देखो, भारतीय भूखंड, जो हमारे भारत का ये जो भूखंड है, एशिया महाद्वीप, ये तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है। ओके, एशिया महाद्वीप के पूर्व यानी ईस्ट और पश्चिम यानी कि वेस्ट के मध्य स्थित है। यानी कि ना तो पूरा पूर्व में है ना तो पूरा पश्चिम में है। जो हमारा एशिया महाद्वीप है वहां पे ईस्ट और वेस्ट के बीच में है। ओके, हाँ, और दूसरा हमारा क्या कह रहा है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जो भारतीय भूभाग है, ये भारतीय भूभाग है, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। यानी जो हमारा पूरा एशिया महाद्वीप, अब इसके ऊपर जो है और सब है, चीन, चाइना, मंगोलिया, रसिया, ये सब है एशिया महाद्वीप में आते हैं ना। तो ये जो है इधर एकदम नीचे साउथ में है, इसलिए कह रहा है कि भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, क्योंकि एकदम दक्षिण में है, इसलिए इसको दक्षिणी विस्तार कहा गया है। बस इतनी सी बात है, समझ गए आप लोग? एशिया महाद्वीप जो मतलब कि हमारा भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार यानी दक्षिण में है, बस। और क्या है, दक्षिण का पठार, ओके, इधर है दक्षिण का पठार जो है, ये सब दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। हमारा हिंद महासागर यहाँ पे इधर है, पानी भरा हुआ है सब हिंद महासागर का, ये तो आपको पता ही होगा। और हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है। ये बात भी आपको मुझे लगता है पता ही होगी कि हिंदुस्तान जो है हमारा, इसी के नाम पे हिंद महासागर का नाम रखा गया है। और एक चीज और जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, देखिए मैंने ये नोट करके डाला है, आप लोग भी इसे नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए, सन 1859 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। पहले यूरोप से भारत आने में बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन जब से सुएज नहर खुला है तब से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ी दूरी है, कम हो गई। ओके, सुएज नहर कहाँ पे है ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। हाँ, तो बच्चों मैं इसे इरेज करती हूँ और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगी, उसे आप लोग लिख लीजिएगा और उसका आंसर अगर आपको आता हो तो तुरंत आंसर करिएगा, नहीं तो आप लोग सोच के या कहीं से पता करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए। हाँ तो बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, मान लो अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट रेखा को स्पर्श नहीं करते? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान की सीमा से भारत का कौन सा राज्य लगता है? क्वेश्चन नंबर 4, सन 1947 में पूर्व भारत में कौन से 2 प्रकार के राज्य थे? और क्वेश्चन नंबर 5, भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता किस नाम से जाना जाता है? ये 5 क्वेश्चन मैंने सिर्फ दिए हैं और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ओके, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये आता होगा। हाँ तो बच्चों, मैं जाने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप लोग बताइएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में सुधारने की कोशिश करूंगी, आपको बता दूंगी, या फिर उसके लिए मैं नया लेक्चर भी बना दूंगी, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर जियोग्राफी के किसी भी टॉपिक से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसे भी जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जो नविक्षा एकेडमी के नाम से है, जिससे आपको
क्वेश्चन की पीडीएफ और तैयारी करने में आसानी हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आगे का कंटेंट भी हमेशा मिलता रहे। ओके, बाय बाय। अब मैं चलती हूँ।